चलिए देखिए प्रश्नावली 6.1 हम लोग शुरू कर चुके हैं जी। प्रश्नावली 6.1 में 3 कहाँ तक बताया गया? 3 क्वेश्चन बताया गया था कि 2 बताया गया था? 2 तक बताए थे ना। अच्छा 7 नंबर तक बता दिए थे, 8 नंबर तक बताए थे, 8 नंबर तक। तो 8 के बाद बताइए कौन पूछना है? 8 के बाद 10 नंबर। तो गुंजन का 10 नंबर बता देते हैं, ये उस दिन में पूछा था 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन देख लो, अच्छा क्वेश्चन है 10 नंबर। देखो ना, छान दिया है किताब में, देखो इधर देख रहा है तो 10 नंबर है। एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। ध्यान देना, 5 मीटर लंबी सीढ़ी है और दीवार के सहारे झुकी है। तो दीवार को हम इस तरह से मान सकते हैं ना जी, इसको समझ लीजिए क्या है? दीवार है। आइए दीवार मान लीजिए आकाश में नहीं ना होगा, दीवार जमीन पर होगा। तो ये फर्श है दीवार का, है दीवार इस पर है। इसी पर एक लंबी सीढ़ी है, कौ मीटर? 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। इसी पर एक 5 मीटर लंबा सीढ़ी बना दो। तो लोहा का बना दिया, तो 5 मीटर एक लंबा सीढ़ी बना दिया जाए। ठीक है, सीढ़ी की लंबाई कितनी है? 5 मीटर। अच्छा दीवार है तो यहाँ फर्श से 90 डिग्री कोण बनाएगा ना, तो समकोण त्रिभुज जैसा दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ना जी। आगे देखिए, कह रहा है कि सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से खींचा जाता है। सीढ़ी को ना इधर खींचा जा रहा है, हाँ 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, मतलब टी के सापेक्ष यहाँ अवकलन होगा 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ये बताइए, तो सीढ़ी को इधर नीचे खींचेंगे तो ऊपर से हाइट घटेगा नहीं इसका, तो ये हमारा नीचे की तरफ सीढ़ी सरकेगा। मतलब सीढ़ी का जो दीवार से ऊंचाई है ना, वो धीरे धीरे क्या होगा? घटेगा। तो कह रहा है कि खींचा जाता है, दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, यही निकालना है कि दीवार से ऊंचाई किस दर से घट रहा है। ठीक है, आगे लिख रहा है, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 सेंटीमीटर दूर है। फिलहाल अभी कितना दे रहा है नीचे वाला? कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर दूर है। 4 सेंटीमीटर नहीं जी, 4 मीटर है। हम भी सोच रहे हैं 4 सेंटीमीटर कैसे हो जाएगा। नीचे वाला सिरा कितना दूरी पर है? 4 मीटर। और इस 4 मीटर की दूरी में परिवर्तन हो रहा है, और किस हिसाब से परिवर्तन हो रहा है? 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। एक बार फिर प्रश्न को समझो। 5 मीटर लंबी क्या है? एक सीढ़ी है जो दीवार के सहारे से टिकी हुई है। अब नीचे का सिरा पकड़ के इसको खींचा जा रहा है, किस स्पीड से? तो 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। मैंने 1 सेकेंड में 2 सेंटीमीटर नीचे क्या कर देते हैं? खींच देते हैं इधर। तो जो सीढ़ी का ऊपरी सिरा है वो डाउन होगा ना नीचे। तो कह रहा है कि दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से क्या हो रही है? घट रही है। ये हमको निकालना है। तो फिलहाल इसका कुछ नाम दे देते हैं। इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी, और इसका नाम दे देते हैं सी। ठीक है, और ऐसे अगर लिखते हैं तो ये हम लोग का क्या है? हाइपोटेनस ना है जी, कर्ण है। तो कर्ण है तो हाइपोटेनस H बराबर लिख देते हैं। ये बेस है तो B इक्वल टू लिख देते हैं, और ये परपेंडिकुलर है लंब P। तो हमको P में ही कमी निकालना है, ये ध्यान देना। किस में कमी निकालना है? P में। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि दे क्या रहा है। ठीक है, तो B में ही तो वृद्धि दे रहा है। अरे अभी फिलहाल कितना दूर है? 4 मीटर। जैसे लिख लीजिए H बराबर 5 मीटर। ये वास्तव में क्या है? ये सीढ़ी की लंबाई है। सीढ़ी की जो किसका काम कर रहा है? कर्ण का काम कर रहा है। ठीक है, और सीढ़ी का दीवार से दूरी 4 मीटर है, जो किसका काम कर रहा है? आधार का काम कर रहा है। तो B इक्वल टू कितना हो गया? 4 मीटर। ठीक है, और इसी B में जो है परिवर्तन हो रहा है, कितना? तो 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। तो हम कह सकते हैं ना कि dB/dt 2 सेंटीमीटर
प्रति सेकेंड। तो देखिएगा दोनों मीटर में है, इसको सेंटीमीटर में क्यों रखें, निकाल देते हैं मीटर में इसको, ठीक है, मीटर में निकाल देते हैं। तो देखिए 2/100 कर देंगे ना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 0.02, 100 से भाग कर दीजिए ना, सेंटीमीटर में 100 से भाग करेंगे तो कहाँ चल जाएगा, मीटर में। तो 0.02 अब ये क्या हो गया, मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है। अच्छा, ये भी कंफर्म है कि हम लोगों का जो हाई वाला पी है ना वो घटेगा, जब नीचे हाई इसको खींचेंगे इधर तो ये दूरी बढ़ेगा तो ऊपर लगा घटेगा। पूछ रहा है कितना दर से घटेगा, मतलब ना कि dp/dt पूछ रहा है, बात समझ आ रहा है, dp/dt क्या कर रहा है, पूछ रहा है। अब ध्यान देना, थोड़ा सा p निकाल लेते हैं कि जब ये 4 मीटर की दूरी पर है ना तो उस समय है कितना पर है। तो पाइथागोरस पर में लगाएंगे तो लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में हम लोग जानते हैं h² बराबर b² प्लस p², हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5² b 4² बराबर p²। तो ये हो गया 25 माइनस 16, ले घटा देते हैं, 4 चौके 16 आगे घट जाएगा, बराबर p²। तो p² बराबर 9, इट इम्प्लाइज दैट p इक्वल टू 3। जब ये 4 मीटर की दूरी पर है ना तो उस समय p कितना है, 3 मीटर की ऊंचाई पर है। अब इसको लगातार आप क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो ऊपर से क्या होगा, डाउन होगा, कोई दिक्कत इसमें। पुनः हम लोग क्या जान रहे हैं, हम लोग जान रहे हैं कि b² प्लस p² इक्वल टू h², कोई दिक्कत इसमें, b² प्लस p² प्लस h² इक्वल टू h², b² प्लस p² इक्वल टू h²। ये तो पाइथागोरस प्रमेय से है। हमको क्या निकालना है, dp/dt। तो हम लोग को इसको क्या करना है कि t के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। अच्छा, जब हम अवकलन करेंगे, एक चीज़ देखिए, परिवर्तन तो b में और p में हो रहा है, क्या h में परिवर्तन हो रहा है, ध्यानपूर्वक समझिएगा, h में परिवर्तन हो रहा है। अरे सीढ़िया को इसे खींच रहे हैं तो सीढ़िया का लंबाई चौड़ाई थोड़ी घट रहा है, मैंने h में बदलाव नहीं हो रहा है, और जिसमें बदलाव नहीं होता है वो कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है, समझ रहे हैं। तो लिखें कि चूंकि h क्या है, नियतांक है या नियत है, h बराबर क्या है, नियत, इसलिए जब हम अवकलन करेंगे, इसलिए t के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसको कुछ देर के लिए t मानेंगे ना, तो 2b हो जाएगा, 2b प्लस db/dt, t के सापेक्ष कर रहे हैं भी ध्यान दो, फिर 2p और फिर dp/dt बराबर 0, क्योंकि h कांस्टेंट है, 25 मान रख भी देंगे ना तो 25 कांस्टेंट है, 5 कम रख देंगे तो 5² 25 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। तो ये थोड़ा ध्यान देना कि इसमें चूंकि बदलाव तो हो नहीं रहा है, सीढ़ी की लंबाई तो ना घट रही है ना बढ़ रही है, आधार बढ़ रहा है, ऊंचाई घट रहा है, लेकिन सीढ़ी की लंबाई जो कण है वो नहीं घट रहा है, नहीं बढ़ रहा है, मतलब वो क्या है, नियत है, नियत है तो कांस्टेंट है, मतलब कि अवकलन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए b का मान पता है, p का मान पता है, आराम से p पता है, b पता है, तो 2 × b मतलब 2 × 4, 2 × 4, और db/dt देखिए 0.02 प्लस 2 × p कितना है, 3 है, dp/dt नहीं पता है, dp/dt नहीं पता है, बराबर 0, तो 4 दूना 8 दूना 16, 3 दूना 6, देख लो 3 दूना, और dp/dt बराबर 2 चौके 8, 8 दूना 16, और 16 चल जाएगा उधर माइनस में, तो 0.16 हो गया। और dp/dt जब निकालेंगे, अच्छा ये माइनस में होगा ना, है जाएगा इधर प्लस में है, माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 0.16/6 लिख देंगे। अच्छा ये जो निकलेगा
ये निकलेगा मीटर प्रति सेकेंड में। किस में निकलेगा? मीटर प्रति। अगर उसको सेंटीमीटर में फिर चेंज करना चाहें तो 100 से गुणा कर सकते हैं, तो 100 से गुणा करेंगे ना तो 16 हो जाएगा। तो dp बटा dt अभी देखिए है मीटर प्रति सेकेंड में, ठीक है। आज जब गुणा कर देंगे तो -16/6, अब ये हो गया सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। जैसे कि इसमें परिवर्तन सेंटीमीटर में दे रहा है ना, तो यहाँ भी परिवर्तन हम किस में निकाल रहे हैं? सेंटीमीटर में निकाल रहे हैं। कितना हो जाएगा? 2 × 16 और 2 × 3 6, तो हो जाएगा dp/dt = -8/3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। क्यों माइनस में नहीं रहेगा? घट रहा है तो माइनस में आएगा। किस में? उससे कोई दिक्कत नहीं है, आंकिक मान तो वही है ना, घटने के लिए माइनस में आया है। घट हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों छोड़ेंगे? जब मीटर में है सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए। हम तो यहाँ अपनी सुविधा के लिए ना मीटर से सेंटीमीटर में लिए, सेंटीमीटर से मीटर में लिया गया है। जैसे प्रश्न सेंटीमीटर में दिया है तो उत्तर भी हम किस में लिख रहे हैं? सेंटीमीटर में लिख रहे हैं। गलत ना हो इसीलिए इसको मीटर में लिया गया है। लिखिए। मैंने तू कहा ना पढ़ ली, बताओ तरह के मना के लिए मत पढ़ा, तू पढ़ा। क्वेश्चन देखिए 11 नंबर। एक वक्र 6y = x³ एक कण वक्र 6y = x³ + 2 के अनुगत गति कर रहा है। एक वक्र है, क्वेश्चन नंबर 11 है। वक्र कौन दे रहा है? वक्र कह रहा है 6y = x³ + 2। कोई वक्र है, हो सकता है कि इधर से कोई वक्र है। इसी वक्र पर एक कण क्या कर रहा है? गति कर रहा है। इसी वक्र के अनुदिश हमारा कण क्या कर रहा है? गति कर रहा है, ठीक है, गति कर रहा है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। माने x के तुलना में y जो है 8 गुना तीव्रता से क्या हो रहा है? बदल रहा है। ध्यान देना, x की तुलना में y 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। इसका मतलब समझ रहे हैं? देखिए x में परिवर्तन को dx ले लीजिए, ठीक है, और y में परिवर्तन को dy ले लीजिए। तो x के तुलना में y क गुना, देख लीजिए, x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। ये 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। इसका मतलब कि 8 dx = dy। कुछ पल्ले पड़ रहा है? x y तो समझ रहे हैं ना, दो बिंदु कोई ना कोई है, तो उसमें जो x है उससे क गुना तीव्रता में y बदल रहा है। 8 गुना माने y तेजी से बदल रहा है, x थोड़ा सा बदल रहा है ना, तो y बहुत तेजी से, मतलब 8 गुना तेजी से क्या हो जा रहा है? बदल रहा है। जैसे देख लीजिए x अक्ष y अक्ष, कौन ऐसे गति कर रहा है इसी पर, तो बताइए भाई x में लगातार बदलाव हो रहा है कि नहीं? कौन जैसे जैसे आगे जा रहा है वैसे वैसे x अक्ष बदल रहा है और y भी बदल रहा है। अच्छा, यहाँ पर कण का निर्देशांक कुछ अलग होगा, यहाँ कण का निर्देशांक क्या कुछ अलग होगा। तो x के तुलना में जो y में चेंजिंग हो रहा है ना, वो 8 गुना ज़्यादा हो रहा है। तो वही लिखा गया है कि x परिवर्तन के लिए dx, y में परिवर्तन के लिए dy। तो y 8 गुना तेजी से बदल रहा है, किसके परिवर्तन से? x के, इसीलिए 8x = dy हो गया है। अब यहाँ से dy/dx अगर निकालें, dy/dx ये कितना आएगा? 8 आएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए, इसको 2 बना दीजिए और 1 का अवकलन कर दीजिए। 1 का अवकलन, तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर 6 dy/dx = 3x² + 0। यही तो हमारा 8 दे रहा है, तो 6 × 8
बराबर 3x² और 6 48। तो इधर से अगर x² का मान निकालेंगे तो 3 चल जाएगा नीचे, तो 6 गुणे 8/3 हुई, 3 दूना 8 दूना x² बराबर 16। तो x बराबर ±4 हो जाए, x बराबर ±4, मतलब कि हमको एक निर्देशांक मिल गया, x निर्देशांक मिल गया। अब y निर्देशांक ज्ञात करना है, तो x का मान रख दीजिए समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 से 6y = अच्छा पहले +4 रखते हैं, पहले जो हम +4 रख रहे हैं, तो +4 रखेंगे तो 4 का क्यूब +2, तो 6y बराबर 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 2 66, y बराबर 11। तो एक निर्देशांक देखिए 4 और 11 हो गया। जब x का मान 4 रखे हैं तो y का मान 11 आ गया ना, तो एक निर्देशांक तो ये हो गया। पुनः x = -4 रख देते हैं, तो 6y = -4 का क्यूब हो जाएगा +2, तो 6y बराबर 4 चौके 16, 16 चौके 64 -64, तो -64 +2, तो 6y बराबर -62, y बराबर -62/6, 2 से कटा दो, 31 दूना 62, 2 तिहाई 6, तो y बराबर -31/3। तो एगो निर्देशांक जानते हैं क्या हो जाएगा, -4 और -31/3। जब हम x का मान 4 रख रहे हैं तो y का मान 11 आ जा रहा है, तो एक निर्देशांक 4 11 हो गया। और जब x का मान -4 रख रहे हैं तो -31/3 आ जा रहा है, तो एक निर्देशांक ये हो गया। यही दोनों निर्देशांक क्या हो जाएंगे, उत्तर हो जाएंगे। ऐसा इसलिए आ रहा है ना, क्योंकि जो वर्गमूल होता है ना, वो धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है। देखा जाए 13 नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आसान है, 12 बना लीजिएगा। 13 नंबर देखते हैं। लिख रहा है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक गुब्बारा है जो सदैव गोलाकार रहता है, ठीक है, गोलाकार रहता है, ठीक, का परिवर्तनशील व्यास, ध्यान देना, परिवर्तनशील व्यास माने उसका व्यास जो है परिवर्तन होने वाला है। तो व्यास समझते हैं ना, यह वाला, अब व्यास का आधा करेंगे तो त्रिज्या मिल जाएगा। तो परिवर्तनशील व्यास देखिए, व्यास d कितना है, परिवर्तनशील व्यास 3/2, ठीक है, तब है 2x + 1, ये परिवर्तनशील व्यास है। उसके बाद कह रहा है कि x के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो x के सापेक्ष हमको आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। तो गोले का आयतन का सूत्र चाहिए हम लोगों को, लेकिन उसके पहले हमको त्रिज्या भी तो निकालना पड़ेगा। तो व्यास देखिएगा 3/2, 2x + 1 दे रहे हैं ना, तो त्रिज्या कितना हो जाए बताइए, त्रिज्या r, व्यास का आधा, व्यास का आधा, आधा मतलब 1/2 किसका, तो 3/2 × 2x + 1 का, व्यास का आधा त्रिज्या होता है ना, आधा मतलब क्या 1/2, तो 3/4 2x + 1 बोलो, मैंने तू कहत रहेगा, ठीक बा, तो यह के में गुणा ना हो जाए। देखो किसी संख्या में 2 से भाग कीजिए, चाहे 1/2 से गुणा कीजिए, बात वही है। अब हो गया 3/4 2x + 1, तो ये r हो गया, ये r दे दिया। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि x के सापेक्ष क्या निकालना है, उसके आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। तो वो भी हमको किसके सापेक्ष ज्ञात करना है, x के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। तो चूंकि आयतन = क्या होता है, 4/3 πr³, तो पाई और r मतलब 3/4 n r है, 2x + 1 और उसका क्यूब, तो v = 4/3 पाई, अच्छा 3/4 गुणे 3/4 गुणे 3/4, 3 जगह ना, और 2x + 1 3 बार, तो एक बार का 4/3 3/4 से कट जाएगा, 3 × 3 = 9/16,
तो 9/16 पाई इंटू 2x प्लस 1 का क्यूब, ये क्या है? भी है, भी है। कह रहा है किसके सापेक्ष निकालना है? x के सापेक्ष। तो x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर dv बाई डी एक्स देख के बोलो। तो ये कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का तो होगा नहीं अवकलन। तो 9/16 पाई। अब ध्यान दो, है पूरा अंदर वाले को x मानेंगे ना, तो पूरा जब अंदर वाले को x मानेंगे तो x क्यूब है तो 3x² हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा आगे और 2x प्लस 1 का स्क्वायर रहेगा। लेकिन जिसको x माने है ना उसका दोबारा अवकलन, तो 2 इंटू x का अवकलन 1, तो केवल 2 हो जाएगा, 1 का 0। यहाँ पर सीधे सीधे 2 निकला। 2x प्लस 1 का अवकलन करेंगे तो 2 ही ना निकलेगा। देखिए 2 × 2, 2 × 16, 9 × 27/8 पाई और गुणे 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यही तो देना चाहिए उत्तर। टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखिए। छोड़ दे तब आगे बनाओगे। आए अब 14, 15, 16 कल प्रयास करना, आज ही प्रयास करना, कल देखा जाएगा।